हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर एस स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एन फ्लेमिंग की जेम्स बॉन्ड सीरीज़ का नॉवेल कसिनो रॉयल का चौथा भाग, अध्याय 20। बॉन्ड की सेहत में अब काफ़ी सुधार था। 3 दिन बाद जब मैथिस उसे मिलने आए तो बॉन्ड बिस्तर पर तकिए का सहारा लेकर बैठा हुआ था और उसके हाथ भी खोल दिए गए थे। उसके शरीर का निचला हिस्सा अभी भी उसी सफ़ेद तंबू जैसे कपड़े से ढका था। वो पहले से काफ़ी खुश दिख रहा था, बस कभी कभी दर्द की वजह से उसका चेहरा सिकुड़ जाता था। मैथिस थोड़ा निराश लग रहा था। उसने कहा, ये रहा तुम्हारा चेक। अपनी जेब में 4 करोड़ यानी 40 मिलियन फ्रैंक लेकर घूमने में मज़ा तो बहुत आया, पर बेहतर होगा कि तुम इस पर साइन कर दो और मैं इसे बैंक में तुम्हारे खाते में जमा करा दूँ। मैथिस ने आगे बताया, उस स्मर्श वाले हत्यारे का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो शायद पैदल या साइकिल से उस विला तक पहुंचा होगा, क्योंकि ना तुम्हें उसके आने की भनक लगी और ना ही उन दोनों बंदूकधारियों को। ये वाकई दुख की बात है। हमारे पास या लंदन के पास इस स्मर्श संगठन के बारे में बहुत कम जानकारी है। वॉशिंगटन वालों ने कहा था कि उनके पास जानकारी है, पर वो भी सुनी सुनाई बातें निकली जिनका कोई खास मतलब नहीं था। बॉन्ड ने कहा, वो शायद लेनिनग्राद से बर्लिन होता हुआ यहाँ आया होगा। अब तक तो वो वापस अपने देश में पहुँच गया होगा और मुझे ज़िंदा छोड़ने के लिए उसे डांट पड़ रही होगी। मुझे लगता है कि हमने मुझे जो काम दिए उनकी वजह से मेरा नाम उनकी काली सूची में पहले से होगा। उस हत्यारे ने शायद खुद को बहुत होशियार समझते हुए मेरे हाथ पर अपने संगठन के नाम का पहला अक्षर एम उकेर दिया। ये क्या है? मैथिस ने पूछा। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ पर बना निशान किसी अजीब एम जैसा दिखता है, जिसकी एक पूंछ निकली हुई है। उन्हें लगा इसका कोई मतलब नहीं है। होश खोने से पहले मैंने उनकी बस एक झलक देखी थी, बॉन्ड ने जवाब दिया। लेकिन पट्टियाँ बदलते समय मैंने उसे गौर से देखा। मुझे यकीन है कि वो रूसी भाषा का अक्षर एस एच है। ये उल्टे एम जैसा दिखता है। ये बात अब समझ में आती है। स्मर्श का पूरा मतलब है जासूसों की मौत। उस हत्यारे ने मेरे हाथ पर एस एच गोद दिया है, जिसका मतलब है जासूस। अब मुसीबत यह है कि लंदन लौटने पर मेरा बॉस एम शायद मुझे फिर अस्पताल भेजेगा, ताकि प्लास्टिक सर्जरी से मेरे हाथ पर नई खाल चढ़ाई जा सके। खैर, जो भी हो, मैंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है। मैथिस का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से पूछा, इस्तीफ़ा? पर क्यों? बॉन्ड ने मैथिस से नज़रें चुरा ली और अपने पट्टियों से बंधे हाथों को देखने लगा। जब वे मुझे पीट रहे थे, उसने कहा, तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि ज़िंदा रहना कितना ज़रूरी है। ले शिफ्रे ने मरने से पहले एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई। उसने कहा था कि मैं रेड इंडियंस यानी बचकाना खेल की तरह खेल रहा हूँ। मुझे अचानक लगा कि शायद वो सही कह रहा था। उसने अपनी पट्टियों की ओर देखते हुए आगे कहा, देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो सही और गलत का फैसला करना बहुत आसान होता है। स्कूल में हमें पता होता है कि हीरो कौन है, विलन कौन। बड़ा होकर हर कोई हीरो बनना चाहता है और विलन को मारना चाहता है। उसने बड़ी गंभीरता से मैथिस की आंखों में देखा। देखो, पिछले कुछ सालों में मैंने 2 लोगों की जान ली है। पहला वाक़या न्यूयॉर्क का है। वहाँ एक जापानी एजेंट था जो हमारी जासूसी कर रहा था और हमारे गुप्त कोड चुरा रहा था। उसका दफ्तर एक बहुत ऊंची इमारत यानी आरसीए बिल्डिंग की 36वीं मंजिल पर था। मैंने ठीक उसके सामने वाली दूसरी इमारत की 40वीं मंजिल पर एक कमरा लिया। वहाँ से मैं साफ देख सकता था कि वो अपने कमरे में क्या कर रहा है। मैंने अपने विभाग के एक साथी को बुलाया और हम 2 स्नाइपर राइफलें लेकर चुपके से उस कमरे में पहुंच गए। हम कई दिनों तक सही मौके का इंतज़ार करते रहे। योजना के मुताबिक मेरे साथी ने मुझसे बस 1 सेकंड पहले गोली चलाई। उसका काम सिर्फ उस जापानी की खिड़की के मोटे शीशे में छेद करना था, क्योंकि वे खिड़कियां बहुत मजबूत थीं और उनमें से गोली पार होना मुश्किल था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। मेरे साथी की गोली शीशे से टकराकर इधर उधर निकल गई, लेकिन उसने शीशे में जो छेद बनाया, मैंने तुरंत उसी छेद से अपनी गोली दाग दी। जैसे ही वह जापानी आदमी खिड़की टूटने की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा, मेरी गोली सीधे उसके मुंह पर जाकर लगी। इतना कहकर बॉन्ड चुप हो गया और 1 मिनट तक सिगरेट पीता रहा। वह काम तो बहुत सफाई से हो गया था। करीब 300 गज की दूरी थी और दुश्मन से मेरा कोई आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन अगली बार स्टॉकहोम में मामला इतना आसान नहीं था। मुझे एक नॉर्वेजियन आदमी को मारना था जो हमारे खिलाफ जर्मनी की मदद कर रहा था। उसकी वजह से हमारे 2 जासूस पकड़े गए थे और शायद मारे भी जा चुके थे। वह काम मुझे बहुत खामोशी से करना था। मैं उसके फ्लैट के बेडरूम में घुस गया और चाकू का इस्तेमाल किया, पर वो इतनी जल्दी नहीं मरा। बॉन्ड ने आगे कहा, इन 2 हत्याओं के बाद मुझे विभाग में डबल ओ नंबर दिया गया। तब मुझे खुद पर बड़ा गर्व हुआ और मेरी पहचान एक सख्त सिपाही के रूप में बन गई। हमारी सर्विस में इस नंबर का मतलब यही है कि आपने किसी को बेरहमी से मारा है। उसने मैथिस की ओर देखते हुए कहा, अब देखो, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हीरो ने 2 गुंडों को मार दिया, लेकिन जब विलेन यानी ले शिफ्रे
मुझ जैसे हीरो को मारना शुरू करता है तो मुझे पता होता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तब कहानी बदल जाती है। तब लगता है कि हीरो और विलेन में कोई खास फ़र्क नहीं है। मैथिस ने कुछ कहना चाहा, पर बॉन्ड बोलता रहा, बेशक देशभक्ति की बात आती है तो सब सही लगने लगता है, पर यह मेरा देश सही या गलत वाला तर्क अब पुराना हो गया। आज हम साम्यवाद यानी कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं। अगर मैं 50 साल पहले होता तो हम किसी और चीज़ से लड़ रहे होते। इतिहास इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि कौन हीरो है और कौन विलन, ये तय करना मुश्किल होता जा रहा है। मैथिस सन्न होकर उसे देखता रहा। फिर उसने बॉन्ड का सिर थपथपाया और तसल्ली देने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। तुम्हारा मतलब है कि वो ले शिवरे जिसने तुम्हें लगभग बर्बादी कर दिया था वो कोई विलेन नहीं है? मैथिस ने चिढ़ते हुए पूछा। तुम्हारी ये फालतू बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे शरीर के निचले हिस्से पर नहीं, बल्कि सीधे तुम्हारे सिर पर वार किया है, जिससे तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है। उसने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा। मैथिस ने आगे कहा, ज़रा इंतज़ार करो। जब हम तुम्हें किसी दूसरे ले शिफ्रे को पकड़ने के लिए भेजेगा तब देखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसके पीछे ज़रूर जाओगे। और उस इसमत संगठन का क्या? मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो पूरे फ्रांस में घूम घूम कर अपने विरोधियों को मारते फिर रहे हैं। तुम तो एकदम पागल हैं ऐसी बातें कर रहे हो। मैथिस ने हार मानकर अपने हाथ हवा में उठाए और फिर उन्हें बगल में गिरा दिया। बॉन्ड ये देखकर हंस पड़ा। ठीक है, बॉन्ड ने कहा, हमारे दोस्त ले शिफ्रे को ही ले लो। ये कहना आसान नहीं है कि वो एक बुरा आदमी था। कम से कम मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि उसने मुझे बहुत दर्द दिया। अगर वो अभी यहाँ होता तो मैं उसे दोबारा मारने में एक पल की भी देरी नहीं करता। लेकिन मैं उसे अपने देश के लिए, किसी ऊंचे आदर्श के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत बदले के लिए मारता। बॉन्ड ने देखा कि मैथिस उसकी इन गहरी और उलझी हुई बातों से ऊब रहा था, क्योंकि मैथिस के लिए फ़र्ज़ का मतलब बहुत सीधा साधा था। मैथिस ने भी उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। जारी रखो दोस्त, मैथिस ने मज़े लेते हुए कहा। मुझे ये नया बॉन्ड बड़ा दिलचस्प लग रहा है। तुम अंग्रेज़ भी बड़े अजीब होते हो। तुम किसी जादुई बक्से की तरह हो जिसे एक के बाद एक खोलते जाओ, तो भी असली केंद्र तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। और जब अंत में कुछ हाथ लगता है तो वो उतना खास नहीं होता, लेकिन उसे खोजने का सफ़र बड़ा मज़ेदार होता है। बोलो बोलो, अपनी दलीलें पूरी करो। शायद अगली बार जब मुझे किसी मुश्किल काम से बचना हो तो मैं भी अपने बॉस को ऐसी कुछ बातें बता सकूं। मैथिस ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। बॉन्ड ने उसकी खिंचाई पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। देखो, अच्छाई और बुराई के फ़र्क को समझने के लिए हमने दो छोर बना लिए हैं, एकदम काला और एकदम सफ़ेद। हम इन्हें भगवान और शैतान कहते हैं। लेकिन यहाँ हमने खुद से थोड़ी बेईमानी की है। भगवान की छवि तो हमारे दिमाग में साफ है। हमें उनकी दाढ़ी का एक एक बाल तक याद है। लेकिन शैतान, वो कैसा दिखता है? क्या किसी ने उसे देखा है? बॉन्ड ने जीत की चमक के साथ मैथिस की ओर देखा। मैथिस ने एक तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक औरत जैसा। बॉन्ड ने कहा, देखो, मैं इन सब बातों पर बहुत गहराई से सोच रहा हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे शैतान और ले शिफ्रे जैसे उनके चेलों पर तरस आ रहा है। मुझे लगता है कि शैतान की हालत बहुत ख़राब है और मैं हमेशा कमज़ोर का साथ देना पसंद करता हूँ। उसने आगे समझाया, हम बेचारे शैतान को कोई मौका ही नहीं देते। अच्छा बनने के लिए तो हमारे पास पवित्र ग्रंथ जैसे गीता, बाइबल है, जिनमें अच्छे बनने के तरीके लिखे हैं। लेकिन बुरा बनने के लिए कोई दुष्ट ग्रंथ नहीं है। शैतान के पास ना तो कोई अपना संदेशवाहक है जो उसके नियम लिखे, और ना ही कोई लेखकों की टीम है जो उसकी तारीफ़ में किताबें लिखे। हमने उसके बारे में जो कुछ भी जाना है वो सिर्फ अपने माता पिता या टीचरों से सुनी सुनाई बातें हैं। हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है जो हमें बुराई के अलग अलग रूपों और बुरे लोगों की कहानियों के बारे में बता सके। बॉन्ड ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, देखा जाए तो ले शिफ्रे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी काम कर रहा था। उसने अपने बुरे व्यवहार से एक मिसाल कायम की थी। जब तक दुनिया में ले शिफ्रे जैसी बुराई मौजूद है, तभी तो हम उसके मुकाबले अच्छाई को पहचान पाते हैं। अगर बुराई ही नहीं होगी तो अच्छाई की कीमत कौन समझेगा? यह हमारा सौभाग्य था कि हमें उसकी बुराई को देखने और समझने का मौका मिला, क्योंकि उससे मिलने के बाद ही हम खुद को बेहतर और नेक इंसान कह पा रहे हैं। शाबाश, मैथिस ने चुटकी लेते हुए कहा। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तो लगता है तुम्हें हर दिन थोड़ी बहुत मार खानी चाहिए, तभी तुम ऐसी गहरी बातें करते हो। अब जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है तो मुझे भी तुरंत कुछ बुरा काम शुरू करना चाहिए। अभी तो मैं इस मामले में बच्चा हूँ, लेकिन अब मैं तेज़ी से काम करूँगा। क्या शुरू करूँ? चोरी, आगजनी या कुछ और? पर नहीं, ये तो छोटे मोटे जुर्म हैं। मुझे तो किसी बड़े विलेन से ट्यूशन लेना पड़ेगा। मैथिस ने फिर नकली गंभीरता दिखाते हुए कहा, लेकिन एक दिक्कत है बॉन्ड, हमारी अंतरात्मा। जब हम कोई बड़ा पाप करेंगे तो इस अंतरात्मा का क्या करेंगे? ये बहुत चालाक और पुरानी चीज़ है। जब तक हम इसे जान से नहीं मार देते तब तक हमें बुराई करने में मज़ा नहीं आएगा। पर इसे मारना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तब तो हम ले शिफ्रे से भी बड़े विलेन बन जाएंगे। मैथिस ने हंसते हुए आगे कहा, तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान है जेम्स। तुम अपना इस्तीफ़ा देकर इसकी शुरुआत कर सकते हो। ये बहुत शानदार आइडिया है। इस्तीफ़ा देना एक ऐसी बंदूक की तरह है जिसका टिकर दबाते ही तुम अपने देश और अपने फ़र्ज़ दोनों को एक साथ ख़त्म कर दोगे।
एक ही गोली से हत्या और खुदकुशी, दोनों? क्या बात है। फिर उसने अपनी घड़ी देखी और कहा, लो, मैंने तो बुरा काम शुरू भी कर दिया। मुझे पुलिस चीफ से मिलने जाना, तो मैं अगर आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। मैथिस हंसते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा मज़ा आया जेम्स। तुम्हें तो फिलोसफर होना चाहिए था, मैथिस ने कहा। अब जहाँ तक तुम्हारी समस्या की बात है कि असली हीरो विलेन में फ़र्क कैसे करें, तो ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका जवाब तुम्हारे अपने अनुभव में छुपा है। दरवाजे पर रुकते हुए मैथिस ने कहा, क्या तुम ये मानते हो कि ले शिफ्रे ने तुम्हारे साथ बुरा किया, और क्या तुम उसे दोबारा सामने देखकर मार डालोगे? मैथिस ने खुद ही जवाब देते हुए कहा, जब तुम लंदन वापस जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में और भी कई ले शिफ्रे बैठे हैं जो तुम्हें, तुम्हारे दोस्तों को और तुम्हारे देश को तबाह करना चाहते हैं। तुम्हारा बॉस एम तुम्हें उनके बारे में बताएगा। अब जब तुमने अपनी आंखों से एक असली शैतान को देख लिया है और ये जान लिया है कि वो कितना क्रूर हो सकता है, तो तुम खुद को और अपने चाहने वालों को बचाने के लिए उनका पीछा ज़रूर करोगे। तब तुम दलीलें देने के लिए नहीं रोकोगे, बल्कि उन्हें ख़त्म कर दोगे। उसने आगे कहा, अब तुम जानते हो कि ये बुरे लोग कैसे दिखते हैं और दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं। हो सकता है अब तुम काम चुनने में थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतो और ये पक्का करो कि जिसे तुम मारने जा रहे हो वो वाकई में बुरा है। और यकीन मानो, दुनिया में ऐसे बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास अभी बहुत काम बाकी है और तुम उसे करोगे। और जिस दिन तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होगा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे होंगे जिनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी, तब ये सब तुम्हें और भी आसान और ज़रूरी लगने लगेगा। इतना कहकर मैथिस ने दरवाज़ा खोला और बाहर जाने के लिए रुका। मैथिस ने जाते जाते कहा, अपने आसपास इंसानों को रखो जेम्स। ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों के लिए लड़ने के बजाय जीते जागते इंसानों के लिए लड़ना कहीं ज़्यादा आसान होता है। वो हल्के से हंसा और फिर बोला, लेकिन देखो, कहीं खुद भी बहुत ज़्यादा भावुक इंसान मत बन जाना, वरना हम जासूसी की दुनिया की इतनी शानदार मशीन को खो देंगे। इतना कहकर उसने हाथ के इशारे से अलविदा कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे सुनो तो, बॉन्ड पीछे से चिल्लाया, लेकिन मैथिस के कदमों की आवाज़ गलियारे में तेजी से दूर निकल गई। अध्याय 21। अगले ही दिन बॉन्ड ने वेस्पर से मिलने का मन बनाया। इससे पहले वो उसे मिलने से बच रहा था। उसे पता चला था कि वेस्पर हर दिन अस्पताल जाकर उसका हाल पूछती थी और उसके लिए फूल भी भेजती थी। बॉन्ड को फूल बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने नर्स से कहकर उन्हें दूसरे मरीजों को दिलवा दिया। जब ऐसा 2 बार हुआ तो फूलों का आना बंद हो गया। बॉन्ड का इरादा वेस्पर को दुखी करना नहीं था, बस उसे अपने आसपास औरतों वाली चीज़ें पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि फूल बार बार भेजने वाले की याद दिलाते हैं और सहानुभूति जताते हैं, जिससे बॉन्ड को घुटन महसूस होती थी। उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार पसंद नहीं था। बॉन्ड को यह सोचकर ही अजीब लग रहा था कि वो वेस्पर को ये सब बातें कैसे समझाएगा। साथ ही उसे वेस्पर से कुछ ऐसे सवाल भी पूछने थे जो उसे खुद भी थोड़े अजीब लग रहे थे। उसे डर था कि कहीं उसके सवालों से वेस्पर बेवकूफ़ ना साबित हो जाए। इसके अलावा उसे अपने बॉस एम के लिए पूरी रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। वो नहीं चाहता था कि रिपोर्ट में वेस्पर की बुराई हो, क्योंकि इससे उसकी नौकरी जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एक ऐसे दर्दनाक सवाल का सामना करने से बच रहा था जिसका जवाब शायद उसे खुद को भी डरा रहा था। डॉक्टर ने बॉन्ड को बार बार भरोसा दिलाया था कि उसकी चोटें भले ही गहरी हैं, लेकिन उनका कोई बुरा असर नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा और उसकी मर्दानगी या ताकत पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन बॉन्ड का मन और उसकी नसें इन बातों को मानने को तैयार नहीं थी। उसका शरीर अभी भी पूरी तरह सूजा हुआ था और जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म होता या कम होता, दर्द उसे बेहाल कर देता था। सबसे बुरा असर उसके दिमाग पर पड़ा था। ले शिफ्रे ने उस कमरे में 1 घंटे तक उसे जिस तरह प्रताड़ित किया था, उसने बॉन्ड के मन में ये डर बैठा दिया था कि शायद वो अब कभी सामान्य पुरुष नहीं बन पाएगा। ये एक ऐसा मानसिक घाव था जो सिर्फ वक्त और अनुभव के साथ ही भर सकता था। बॉन्ड को याद आया कि जब वह पहली बार वेस्पर से बार में मिला था, तभी से वो उसे बहुत पसंद करने लगा था। वो जानता था कि अगर उस रात नाइट क्लब में हालात सामान्य होते और उनका अपहरण ना हुआ होता, तो वह वेस्पर के करीब जाने की पूरी कोशिश करता। बाद में भी जब वे विला के बाहर खतरे में थे, तब भी वेस्पर की खूबसूरती ने बॉन्ड के भीतर की इच्छाओं को जगा दिया था। अब जब बॉन्ड वेस्पर से दोबारा मिलने वाला था, तो वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसे डर था कि वेस्पर की खूबसूरती को देखकर भी उसका शरीर और मन कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। उसे लगा कि शायद उसके भीतर की सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। उसने इस मुलाकात को अपनी एक परीक्षा मान लिया था और वह इसके नतीजे से घबरा रहा था। यही असली वजह थी कि उसने मिलने में 1 हफ्ते से ज़्यादा की देरी की, ताकि उसके शरीर को घावों से उभरने का समय मिल सके। वह इसे और भी टालना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे एम के लिए रिपोर्ट लिखनी है और लंदन से कभी भी बुलावा आ सकता है। उसने खुद को समझाया कि जो भी सच है उसे जान लेना ही बेहतर है। इसलिए 8वें दिन की सुबह उसने वेस्पर को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि रात भर आराम करने के बाद
वह खुद को थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा था। न जाने क्यों बॉन्ड को लग रहा था कि वेस्पर भी उस हादसे के बाद थकी और बीमार दिखेगी। लेकिन जब वेस्पर कमरे में आई तो वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। वो लंबी, सांवली और बेहद खूबसूरत लड़की, क्रीम रंग की ड्रेस और काली बेल्ट पहने, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे इतना खुश और तरोताज़ा देखकर बॉन्ड दंग रह गया। वेस्पर, बॉन्ड ने मजाक उड़ाते हुए उसका स्वागत किया। तुम तो कमाल की लग रही हो। लगता है मुसीबतें तुम्हें और भी निखार देती हैं। और ये चेहरे पर इतनी बढ़िया सनबर्न कहाँ से ले आई? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, वेस्पर ने उसके पास बैठते हुए कहा। लेकिन जब तुम यहाँ भर्ती थे मैं हर दिन समुद्र में नहाने जाती थी। डॉक्टर और मेरे बॉस दोनों ने यही सलाह दी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं सारा दिन कमरे में उदास बैठी रहूँगी तो उससे तुम्हारा तो कोई भला होगा नहीं। मुझे समुद्र किनारे रेत का एक बहुत सुंदर कोना मिल गया। मैं रोज़ अपना लंच और एक किताब लेकर वहाँ चली जाती हूँ और शाम तक वहीं रहती हूँ। वहाँ आने जाने के लिए बस मिल जाती है, बस टीलों पर थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। वैसे वो जगह उसी रास्ते पर पड़ती है जो उस विला की ओर जाता है जहाँ। कहते कहते उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उस विला का नाम सुनते ही बॉन्ड की आंखें झपक गईं। उस खौफनाक रात की यादें ताज़ा हो गईं। वेस्पर ने देखा कि बॉन्ड ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हिम्मत जुटाकर बोलना जारी रखा। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जल्दी चलने फिरने लायक हो जाएंगे। वेस्पर ने अपनी बात जारी रखी। मैंने सोचा कि शायद शायद बाद में मैं आपको उसी समुद्र तट पर ले चलूँगी। डॉक्टर का कहना है कि वहाँ नहाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पवन दर्द और झंझलाहट में करा उठा। पता नहीं मैं कब दोबारा नहाने लायक बन पाऊँगा, उसने कहा। डॉक्टर बकवास कर रहा है, और जब मैं इस काबिल हो भी जाऊँगा तो बेहतर होगा कि मैं अकेले ही जाऊँ। मैं अपने शरीर के निशान दिखाकर किसी को डराना नहीं चाहता। और वैसे भी, उसने बिस्तर की चादर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा पूरा शरीर चोटों और नीले निशानों से भरा पड़ा है। पर तुम मज़े करो, तुमको खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड की आवाज़ में जो कड़वाहट और ताना था उसने वेस्पर के दिल को गहरी चोट पहुंचाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने तो बस सोचा था कि मैं तो बस कोशिश कर रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। मैं तो बस मैं बस आपकी सेहत ठीक करने में मदद करना चाहती थी। उसका गला भर आया। उसने बॉन्ड की ओर बड़ी बेबसी से देखा, उन आंखों की ओर जो उस पर न जाने कितने आरोप लगा रही थी। फिर वो खुद को नहीं रोक पाई। अपना चेहरा हाथों में छिपाया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, वेस्पर ने सिसकते हुए कहा। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। उसने एक हाथ से अपने बैग में रुमाल ढूंढा और अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। वेस्पर को इस तरह रोता देख बॉन्ड का दिल तुरंत पिघल गया। उसने अपना पट्टी बंधा हुआ हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से उसके घुटने पर रख दिया। कोई बात नहीं वेस्पर, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे इतने रूखे तरीके से बात की। असल में मैं यहाँ बिस्तर पर पड़ा पड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, और मुझे तुम्हारी आज़ादी और धूप में मस्ती देखकर थोड़ी जलन हो रही थी। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा मैं पक्का तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हें मुझे अपना वो समुद्र तट दिखाना ही होगा। सच तो यह है कि मैं भी बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हूँ। वेस्पर ने धीरे से उसका हाथ दबाया और उठकर खिड़की के पास चली गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और अपना मेकअप ठीक करने लगी। फिर वो वापस बॉन्ड के बिस्तर के पास बैठ गई। बॉन्ड उसे बड़े प्यार से देख रहा था। दुनिया के लिए वो भले ही एक सख्त और पत्थर दिल इंसान था, लेकिन अंदर से वो भी जल्दी भावुक हो जाता था। वेस्पर इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी और बॉन्ड को उसके प्रति अपनापन महसूस होने लगा। उसने तय किया कि वो अब उससे कोई भी मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा। उसने वेस्पर को एक सिगरेट दी। फिर दोनों आराम से बैठकर एस के प्रमुख की यात्रा और ले शिफ्रे की हार पर लंदन में हुई हलचल के बारे में बातें करने लगे। वेस्पर की बातों से साफ था कि उनका मिशन पूरी तरह कामयाब रहा था। ले शिफ्रे की हार की कहानी अभी भी पूरी दुनिया के अखबारों में छाई हुई थी। इंग्लैंड और अमेरिका के पत्रकार उस जमैका के करोड़पति यानी बॉन्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसने ले शिफ्रे को जुए में हराया था। कुछ पत्रकार वेस्पर तक भी पहुंच गए थे, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से उन्हें गुमराह कर दिया। उसने झूठ बोल दिया कि बॉन्ड अपनी जीत की रकम लेकर आगे जुआ खेलने के लिए कांस और मोंटे कार्लो निकल गया। अब पत्रकार उसे वहां ढूंढ रहे थे। मैथिस और पुलिस ने भी सारे सबूत मिटा दिए थे, इसलिए थक हार कर अखबारों ने अपना ध्यान दूसरी राजनीतिक खबरों की ओर मोड़ लिया। जब माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो बॉन्ड ने पूछा, वैसे वेस्पर, उस रात नाइट क्लब से निकलने के बाद तुम्हारे साथ असल में हुआ क्या था? मैंने तो बस वो नज़ारा देखा था जब तुम्हें कार में खींच लिया गया था। फिर बॉन्ड ने उसे संक्षेप में बताया कि उसने कसीनो के बाहर क्या क्या देखा था। मुझे लगता है कि मैं घबरा गई थी और समझ नहीं पाई कि क्या करूं, वेस्पर ने बॉन्ड से नजरें चुराते हुए कहा। जब मुझे अंदर मैथिस कहीं नहीं मिला तो मैं बाहर आ गई। वहाँ दरबान ने मुझसे मेरा नाम पूछा और बताया कि जिस आदमी ने मुझे मैसेज भेजा वो बाहर सीढ़ियों के दाईं ओर एक कार में इंतज़ार कर रहा है।
मुझे ज़्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि मैं मैथ्यूस को सिर्फ 1-2 दिन से ही जानती थी और मुझे उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं बस उस कार की तरफ चल दी। वेस्पर ने आगे बताया। वो कार थोड़ी दूरी पर अंधेरे में खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, ले शेफरे के 2 आदमी दूसरी कारों के पीछे से अचानक निकले और उन्होंने मेरी स्कर्ट उठाकर मेरे चेहरे पर डाल दी। वेस्पर ये बताते हुए थोड़ा शर्मा गई। उसने बॉन्ड की ओर देखते हुए कहा, सुनने में ये किसी बच्चों वाली हरकत लगती है, लेकिन ये तरीका बहुत असरदार है। इंसान पूरी तरह बेबस हो जाता है। मैं चीखी तो बहुत, पर स्कर्ट के अंदर से मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पाई। मैंने उन्हें खूब लातें मारी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और मेरे हाथ भी फंस गए थे। मैं एक बंधी हुई मुर्गी की तरह हो गई थी जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। उन लोगों ने मुझे उठाया और कार की पिछली सीट पर पटक दिया। जाहिर है मैं खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। जब कार चलने लगी और वो मेरी स्कर्ट के ऊपर रस्सी बांधने की कोशिश कर रहे थे, तभी मुझे मौका मिला। मैंने किसी तरह अपना एक हाथ आज़ाद किया और अपना बैग खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुझे बस यही उम्मीद थी कि इससे शायद कुछ मदद मिल जाए। बॉन्ड ने सहमति में सिर हिलाया। यह वाकई बहुत समझदारी भरा काम था, वेस्पर ने आगे कहा। मुझे बस यही डर सता रहा था कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं बहुत घबरा गई थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आया, मैंने वही किया। बॉन्ड मन ही मन जानता था कि वे लोग असल में उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अगर वेस्पर ने अपना बैग नहीं फेंका होता तो जैसे ही वे लोग बॉन्ड को पीछे आते देखते, वे खुद ही कोई ना कोई इशारा छोड़ देते ताकि बॉन्ड उनका पीछा करे और उनके जाल में फंस जाए। बॉन्ड ने पूछा, तुम्हारे बैग से वाकई मदद मिली, लेकिन जब कार एक्सीडेंट के बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि कहीं उन्होंने तुम्हें बेहोश तो नहीं कर दिया। मुझे लगता है मैं बेहोश हो गई थी, वेस्पर ने बताया। स्कर्ट के अंदर दम घुटने की वजह से मैं सुध बुध खो बैठी थी। जब मुझे थोड़ा होश आया तो उन लोगों ने सांस लेने के लिए कपड़े में एक छेद कर दिया था, पर मैं फिर से बेहोश हो गई। विला पहुंचने तक मुझे कुछ खास याद नहीं है। मुझे तो तब पता चला कि तुम पकड़े गए हो, जब मैंने गलियारे में तुम्हारे पीछे आने की आवाज़ सुनी। बॉन्ड ने पूछा, और क्या उन्होंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया? मतलब जब वे मुझे पीट रहे थे तब उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, वेस्पर ने कहा। उन्होंने मुझे बस एक कुर्सी पर बिठा दिया था। वे लोग खुद शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे और फिर सो गए। मुझे लगता है स्मश के कातिलों ने उन्हें सोते हुए ही पकड़ा होगा। उन लोगों ने मेरे पैर बांध दिए थे और मेरा मुंह दीवार की तरफ कर दिया था। मैंने स्मश वालों को देखा तो नहीं, पर कुछ अजीब आवाज़ें सुनी थी, जिससे मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी कुर्सी से गिर पड़ा हो। फिर हल्के कदमों की आहट आई, दरवाज़ा बंद हुआ और सब शांत हो गया। घंटों बाद जब मैथ्यूस और पुलिस आए तब जाकर जान में जान आई। मैं तो ज़्यादातर समय सोती ही रही। वेस्पर थोड़ी हिचकिचाई और फिर बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने एक बार बहुत भयानक चीख सुनी थी। वो काफ़ी दूर से आ रही थी। मुझे लगा शायद वो कोई बुरा सपना था। मुझे डर है कि वो चीख मेरी ही रही होगी, बॉन्ड ने धीरे से कहा। वेस्पर ने अपना हाथ बढ़ाकर बॉन्ड के हाथ को छुआ। उसकी आंखों में फिर से आंसू भरा है। यह सब सुनकर रूह कांप जाती है, उसने कहा। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत भयानक था, और ये सब मेरी ही गलती थी। काश मैं। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। बॉन्ड ने उसे दिलासा देते हुए कहा, छोड़ो वेस्पर, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब सब खत्म हो गया और शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने हौसला देने के लिए वेस्पर का घुटना थपथपाया। फिर उसने मनी मन सोचा, अगर स्मश के लोग नहीं आते तो वे मुझे ख़त्म करने के बाद पक्का तुम्हारे पीछे पड़ते। उसने आगे कहा, हमें तो स्मश का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो अब इस बात को भूल जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उस जाली नोट के झांसे में तो कोई भी आ सकता था। जो हुआ सो हुआ। अब मुस्कुराओ, बॉन्ड ने खुश होकर कहा। वेस्पर ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से बॉन्ड की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन न हो रहा। क्या तुम सच में मुझसे वादा करते हो कि तुम नाराज़ नहीं हो? उसने पूछा। मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी भी तरह अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। कैसे सुधारोगी? बॉन्ड ने मन ही मन सोचा और उसकी तरफ देखा। वेस्पर उसे देखकर मुस्करा रही थी, तो बॉन्ड ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, सावधान रहना। बॉन्ड ने चुटकी लेते हुए कहा, हो सकता है मैं तुम्हारी इस बात का फ़ायदा उठा लूँ और तुमसे अपनी सेवा करूँ। वेस्पर ने उसकी आंखों में झाँका और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रों में एक रहस्यमयी चुनौती थी। उसने बॉन्ड का हाथ हल्का सा दबाया और खड़ी हो गई। वादा तो वादा होता है, उसने कहा। इस बार वे दोनों बिना कहे समझ गए थे कि वे किस वादे की बात कर रहे हैं। वेस्पर ने बिस्तर से अपना बैग उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे पर रुककर उसने गंभीरता से बॉन्ड की ओर देखा और पूछा, क्या मैं कल फिर आऊँ? हाँ वेस्पर, ज़रूर आना, बॉन्ड ने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, थोड़ा और घूमकर नई जगह ढूंढो। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोचना मज़ेदार होगा। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? जी हाँ, वेस्पर ने मुस्कुराते हुए कहा।
मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वे एक पल के लिए खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बॉन्ड तब तक लेटा रहा जब तक गलियारे में उसके कदमों की आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई। अध्याय 22। उस दिन के बाद बॉन्ड की सेहत में तेज़ी से सुधार होने लगा। वो बिस्तर पर सहारा लेकर बैठने लगा और अपने बॉस एम के लिए रिपोर्ट तैयार करने लगा। उसने वेस्पर की उन गलतियों को रिपोर्ट में बहुत छोटा करके दिखाया जिन्हें वो उसकी नासमझी मान रहा था। उसने अपहरण वाली घटना को इस तरह बढ़ा चढ़ाकर लिखा जिससे लगे कि दुश्मन बहुत चालाक थे। उसने वेस्पर की तारीफ की कि वो उस मुश्किल वक्त में बहुत शांत रही, लेकिन उसने ये जिक्र नहीं किया कि वेस्पर की कुछ बातें उसे अब भी अजीब लग रही थीं। वेस्पर हर दिन उससे मिलने आती और बॉन्ड बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार करता। वो उसे अपने दिन भर के किस्से सुनाती, कैसे उसने समुद्र किनारे वक्त बिताया और किन किन रेस्तरां में खाना खाया। उसकी दोस्ती अब पुलिस चीफ और कसीनो के डायरेक्टर से भी हो गई थी। वे लोग उसे शाम को बाहर घुमाने ले जाते और कभी कभी उसे अपनी कार भी दे देते थे। उसने बॉन्ड की एक्सीडेंट हुई बेंटले कार की मरम्मत का काम भी संभाल लिया था और बॉन्ड के लंदन वाले घर से उसके नए कपड़े भी मंगवा दिए थे। बॉन्ड के पुराने कपड़े पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे क्योंकि पैसों की तलाश में विलेन ने उनके चीथड़े कर दिए थे। उन दोनों ने दोबारा कभी ले शिफ्रे के बारे में बात नहीं की। वेस्पर उसे अपने ऑफिस की मज़ेदार कहानियाँ सुनाती और बॉन्ड उसे अपनी सेना के दिनों के किस्से सुनाता। बॉन्ड को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि वो वेस्पर से कितनी आसानी से बातें कर लेता था। अक्सर महिलाओं के साथ उसका रिश्ता या तो खामोशी भरा होता था या बहुत ज़्यादा फिल्मी। उसे किसी को पटाने की लंबी प्रक्रिया उतनी ही बोरिंग लगती थी जितनी बाद में उस रिश्ते से पीछा छुड़ाने की मातापच्ची। उसे प्यार का वो पुराना ढर्रा बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले हाथ पकड़ना, फिर किस करना, फिर करीब आना और अंत में बोर होकर एक दूसरे को आंसू और कड़वाहट के साथ छोड़ देना। उसे इस पूरे नाटक से नफरत थी। पार्टी में मिलना, रेस्तरां जाना, टैक्सी के चक्कर काटना, बहाने बनाना और आखिर में बारिश में किसी दरवाजे पर गुस्से में विदा लेना। लेकिन वेस्पर के साथ मामला बिल्कुल अलग था। अस्पताल के उस बोरियत भरे कमरे और इलाज के बीच वेस्पर का आना बॉन्ड के लिए दिन का सबसे सुकून भरा पल होता था। वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार करता। उनकी बातों में एक दूसरे के लिए गहरा लगाव था और उस वादे की एक अनकही खुशी थी जिसे सही वक्त आने पर पूरा होना था। इन सब के बीच बॉन्ड की चोटों का धीरे धीरे ठीक होना इस रिश्ते में एक नई उम्मीद भर रहा था। बॉन्ड चाहे या ना चाहे, उसके दिल की सूखी टहनी पर अब प्यार के फूल खिलने को तैयार थे। धीरे धीरे बॉन्ड की सेहत में सुधार होता गया। पहले उन्हें बिस्तर से उठने में की इजाज़त मिली, फिर वह बगीचे में बैठने लगे। उसके बाद उसने छोटी सैर और फिर लंबी ड्राइव पर जाना शुरू किया। आखिरकार वो दोपहर भी आ गई जब पेरिस से आए डॉक्टर ने उसे पूरी तरह फिट घोषित कर दिया। शाम होते ही बॉन्ड के कपड़े लाए गए। उन्होंने नर्सों का शुक्रिया अदा किया और किराए की कार में वेस्पर के साथ अस्पताल से विदा हुए। उस खौफनाक हादसे को 3 हफ्ते बीत चुके थे। अब जुलाई की चिलचिलाती गर्मी थी और चारों तरफ सुनहरी धूप फैली हुई थी। उस खौफनाक हादसे को 3 हफ्ते बीत चुके थे। अब जुलाई की चिलचिलाती गर्मी थी और चारों तरफ धूप फैली हुई थी। बॉन्ड को आज़ाद महसूस हो रहा था। वे कहाँ जा रहे थे ये बॉन्ड के लिए एक सरप्राइज़ था। वो किसी बड़े होटल में वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वेस्पर ने शहर से दूर एक गुप्त जगह ढूंढ ली थी। वेस्पर ने उस जगह का नाम नहीं बताया और रहस्य बनाए रखा। बॉन्ड भी खुश था कि वेस्पर उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन मजाक में उसने अपनी मंजिल को एक छोटा सा समुद्री गांव कहना शुरू कर दिया और चिढ़ाने लगा कि शायद वहाँ खटमल और कॉकरोच होंगे। उनकी ये सुखद यात्रा अचानक एक अजीब घटना की वजह से रुक गई। जैसे ही वे तटीय सड़क पर आगे बढ़े, बॉन्ड ने वेस्पर को उस रात की कहानी सुनाई जब वो बेंटले कार में दुश्मनों का पीछा कर रहा था। उसने वह मोड़ दिखाया जहाँ उसकी कार पलटी थी और वह जगह भी जहाँ सड़क पर लोहे के नुकीले कांटे बिछाए गए थे। बॉन्ड ने कार धीरे की और बाहर झुककर वेस्पर को सड़क पर बने घिसटने के गहरे निशान और झाड़ियों की टूटी हुई टहनियाँ दिखाई। लेकिन वेस्पर का ध्यान कहीं और था। वो बहुत बेचैन और परेशान लग रही थी और बस हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। बॉन्ड ने गौर किया कि वो बार बार कार के शीशे यानी मिरर में पीछे की तरफ देख रही है। जब बॉन्ड ने पीछे देखने की कोशिश की तब तक वे मोड़ मुड़ चुके थे और उसे कुछ नज़र नहीं आया। आखिरकार बॉन्ड ने उसका हाथ थामा और पूछा, क्या बात है वेस्पर, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वेस्पर ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे बेकार में ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है।
शायद पुरानी यादों की वजह से घबराहट हो रही है। ये सड़क डरावनी यादों से भरी है। उसने अपनी घबराहट छिपाने के लिए एक हल्की हंसी हंसी और फिर से पीछे मुड़कर देखा। वो देखो। अचानक उसकी आवाज़ में डर साफ झलकने लगा। बॉन्ड ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वाकई, करीब आधा किलोमीटर पीछे एक काले रंग की कार बहुत तेज़ रफ्तार से उनका पीछा कर रही थी। बॉन्ड उसकी बात सुनकर हंसने लगा। इस सड़क पर हमारे अलावा और लोग भी हो सकते हैं, उसने कहा। और वैसे भी कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? हमने कुछ गलत तो किया नहीं है। उसने वेस्पर का हाथ थपथपाते हुए उसे समझाया। शायद ये कोई मामूली बिजनेसमैन होगा जो अपनी चमचमाती कार लेकर कहीं जा रहा होगा। उसका ध्यान तो अपनी मंजिल पर होगा, हम पर नहीं। सच में वेस्पर, तुम्हें हर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। शायद आप सही कह रहे हैं, उसने घबराते हुए जवाब दिया। खैर, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इसके बाद वो फिर से चुप हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। बॉन्ड को एहसास था कि वेस्पर अभी भी डरी हुई है। उसे लगा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, ये उसी का असर है। फिर भी उसकी तसल्ली के लिए बॉन्ड ने कार रुकवा दी। जैसे ही वे समुद्र की तरफ जाने वाली एक छोटी गली में मुड़े, बॉन्ड ने ड्राइवर से गाड़ी को मुख्य सड़क से हटकर झाड़ियों के पीछे रोकने को कहा। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर पिछली खिड़की से देखने लगे। चिलचिलाती धूप और सन्नाटे के बीच उन्हें पीछे से आती हुई एक कार की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे वेस्पर ने बॉन्ड का हाथ जोर से पकड़ लिया। वो काली कार तेजी से आई और बिना रुके उनके पास से गुजर गई। उन्हें बस गाड़ी चलाने वाले आदमी की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। यह सच था कि उस ड्राइवर ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा था, लेकिन उनकी कार के ठीक ऊपर झाड़ियों में एक रंग बिरंगा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, फॉरबिडन फ्रूट रेस्तरा, ताज़ा समुद्री भोजन यहाँ मिलता है। बॉन्ड को पूरा यकीन था कि ड्राइवर की नज़र उसी बोर्ड पर थी। जैसे जैसे उस कार की आवाज़ दूर होती गई, वेस्पर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। उसने हमें देख लिया, वेस्पर ने कांपती आवाज़ में कहा। मैंने कहा था ना कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब उन्हें पता चल गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब बॉन्ड की सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। उसने झिड़कते हुए कहा, बकवास। वो उस विज्ञापन वाले बोर्ड को देख रहा था। बॉन्ड ने उसे खिड़की से बाहर वो साइन बोर्ड दिखाया। यह सुनकर वेस्पर को थोड़ी राहत मिली। उसने पूछा, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? फिर वह खुद ही संभलते हुए बोली, हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उसने आगे झुककर ड्राइवर से चलने को कहा और गाड़ी फिर से चल पड़ी। वो वापस अपनी सीट पर आराम से बैठ गई और मुस्कुराकर बॉन्ड की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई थी। उसने बॉन्ड का हाथ दबाते हुए कहा, सच में मुझे बहुत अफसोस है। बस बात यह है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि अब सब कुछ ठीक है और डरने की कोई बात नहीं है। तुम मुझे बहुत बेवकूफ़ समझ रहे होगे, है ना? बिल्कुल नहीं, बॉन्ड ने कहा। सच तो यह है कि अब किसी को हमारी परवाह नहीं है। सब कुछ भूल जाओ। मिशन खत्म हो चुका है और हमारे सामने कोई खतरा नहीं है। यह हमारी छुट्टियों का समय है और आसमान बिल्कुल साफ़ है। हाँ, बिल्कुल, वेस्पर ने खुद को संभालते हुए कहा। मैं ना जाने क्या सोचकर पागल हो रही थी। अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उम्मीद है तुम्हें यह जगह पसंद आएगी। दोनों उत्साह से आगे की ओर झुककर देखने लगे। उनके चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई थी और पीछा करने वाली कार का डर अब उनके मन से पूरी तरह निकल चुका था। जैसे ही वे रेत के टीलों से गुजरते हुए समुद्र और चीड़ के पेड़ों के बीच बनी उस छोटी सी सराय यानी होटल के पास पहुंचे, बॉन्ड की सारी शंकाएं दूर हो गईं। मुझे दुख है कि यह बहुत आलीशान जगह नहीं है, वेस्पर ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन यह बहुत साफ़ है और यहाँ का खाना लाजवाब है। उसने बॉन्ड की ओर फिक्र से देखा कि कहीं उसे यह जगह मामूली न लगे, पर उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। बॉन्ड को वह जगह पहली नज़र में ही भा गई। समुद्र की लहरों के ठीक पास बना हुआ चबूतरा, खिड़कियों पर लाल रंग के सुंदर छज्जों वाला वह छोटा सा 2 मंजिला मकान और सामने नीला समुंदर, सब कुछ किसी सपने जैसा था। बॉन्ड ने अपने जीवन में कितनी बार ऐसी शांति और एकांत की चाहत की थी, जहाँ वो दुनिया को भूलकर बस समंदर के साथ वक्त बिता सके। अब उसके पास पूरा एक हफ्ता था। समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत और वेस्पर का साथ। वो मन ही मन आने वाले हसीन दिनों की कल्पना करने लगा। वे घर के पीछे वाले आंगन में रुके, जहाँ होटल के मालिक और उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मालिक का नाम मिस्टर वर्सोइक्स था। वे मध्यम उम्र के थे और उनका एक हाथ नहीं था। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपना हाथ खो दिया था। वे रॉयल शहर के पुलिस चीफ के दोस्त थे और उन्हीं की सिफारिश पर वेस्पर यहाँ आई थी। पुलिस चीफ ने खुद फ़ोन करके उनके लिए सारी बुकिंग करवाई थी, इसलिए मालिक उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले थे। उनकी पत्नी मैडम वर्सोइक्स रसोई से खाना छोड़कर बाहर आई थी। उन्होंने एप्रन पहना हुआ था और हाथ में लकड़ी का बड़ा चम्मच था। वे अपने पति से उम्र में छोटी, गोल मटोल और बहुत प्यारी आंखों वाली महिला थी। बॉन्ड ने अंदाज़ा लगाया कि शायद उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वे अपना सारा प्यार अपने मेहमानों और पालतू जानवरों पर लुटाती हैं।
उसने सोचा कि सर्दियों में जब समुद्र में तूफान आता होगा और सन्नाटा पसर जाता होगा तब इनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहता होगा। मालिक उन्हें उनके कमरों तक ले गए। वेस्पर का कमरा बड़ा था और बॉन्ड का कमरा ठीक उसके बगल में था। बॉन्ड के कमरे की एक खिड़की से खुला समुद्र दिखता था और दूसरी से खाड़ी का किनारा। दोनों कमरों के बीच एक बाथरूम था। सब कुछ बहुत साफ सुथरा और सादा था, पर बहुत आरामदायक भी। जब बॉन्ड और वेस्पर ने कमरों को पसंद किया तो होटल के मालिक बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि रात का खाना 7:30 बजे तैयार मिलेगा और मालकिन खुद मक्खन में भुने हुए लॉबस्टर यानी झींगे बना रही हैं। मालिक को इस बात का थोड़ा दुख था कि अभी होटल में बहुत शांति है। उन्होंने कहा, आज मंगलवार है इसलिए भीड़ कम है। सप्ताहांत यानी वीकेंड पर कुछ और लोग आएंगे। वैसे इस बार का सीज़न कुछ खास नहीं रहा। पहले यहाँ बहुत सारे अंग्रेज़ आया करते थे, पर अब वे लोग बस वीकेंड मनाने रॉयल जाते हैं और कसीनो में पैसे हार कर वापस घर लौट जाते हैं। अब पहले जैसा दौर नहीं रहा। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कंधे उचकाते हुए आगे कहा, पर खैर, कोई भी दिन पुराने दिनों जैसा नहीं होता और ना ही कोई सदी पिछली सदी जैसी होती है। और उनकी बात काटते हुए बॉन्ड ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही। अध्याय 23। वे वेस्पर के कमरे के दरवाजे पर खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही होटल का मालिक वहाँ से गया, बॉन्ड ने वेस्पर को धीरे से कमरे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने वेस्पर के कंधों पर हाथ रखा और प्यार से उसके गालों को चूम लिया। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, बॉन्ड ने कहा। उसने देखा कि वेस्पर की आंखें चमक रही थीं। वेस्पर ने अपने हाथ बॉन्ड की बाहों पर रख दिए। बॉन्ड उसके और करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वेस्पर ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मेरी जान, बॉन्ड ने धीरे से कहा। उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए और वे एक गहरे और भावुक चुंबन में खो गए। बॉन्ड ने उसे कसकर अपनी ओर खींचा और वे दोनों पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में डूब गए। बॉन्ड को उसकी धड़कनें अपने सीने पर महसूस हो रही थीं। सांस लेने के लिए जब वे एक पल के लिए अलग हुए तो वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। बॉन्ड ने उसके बालों को सहलाया और फिर से उसे प्यार किया। वेस्पर धीरे से पीछे हटी और थककर बिस्तर पर लेट गई। एक पल के लिए वे दोनों खामोशी से एक दूसरे को बस देखते रहे, जैसे उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा चाहत हो। मुझे माफ़ कर दो वेस्पर, बॉन्ड ने धीरे से कहा। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। वेस्पर ने बस अपना सिर हिलाया। वो उस पल के जुनून से अभी भी हैरान और सुध-बुध खोई हुई सी थी। बॉन्ड उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। वे दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे, जैसे उनके भीतर उठ रहा भावनाओं का तूफान अब धीरे धीरे शांत हो रहा हो। वेस्पर ने झुककर बॉन्ड के होठों के किनारे पर एक छोटा सा चुंबन किया और उसके माथे पर बिखरे बालों को प्यार से पीछे हटाया। मेरे प्यारे, उसने कहा, मुझे एक सिगरेट दो। पता नहीं मेरा बैग कहाँ रह गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा। बॉन्ड ने उसके लिए सिगरेट जलाई। वेस्पर ने धुएं का एक लंबा कश लिया और एक गहरी ठंडी आह भरी। बॉन्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो उठकर खिड़की के पास चली गई और बाहर की ओर देखने लगी। बॉन्ड ने गौर किया कि उसके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे। डिनर में भी वक्त है, वेस्पर ने खिड़की की तरफ पीठ किए हुए ही कहा। तब तक आप जाकर नहा लीजिए, मैं आपका सामान निकाल देती हूँ। बॉन्ड बिस्तर से उठा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वेस्पर ने भी अपने हाथ बॉन्ड के हाथों पर रख दिए, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी खिड़की से बाहर कहीं दूर टिकी थी। अभी नहीं, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। बॉन्ड ने झुककर वेस्पर की गर्दन पर प्यार से चूमा और एक पल के लिए उसे फिर से कसकर थाम लिया, फिर उसे छोड़ दिया। ठीक है वेस्पर, उसने कहा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा। वेस्पर अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। बॉन्ड को अचानक ऐसा लगा कि शायद वो रो रही है। उसने उसकी ओर कदम बढ़ाना चाहा, फिर उसे लगा कि अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जान, उसने धीरे से कहा, फिर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बॉन्ड अपने कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया। वो खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसके मन में दो बातें चल रही थीं। या तो वो बिस्तर पर लेटकर आराम करे या फिर समुद्र की लहरों में जाकर ताजगी महसूस करे। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने सूटकेस के पास गया और अपना स्विमिंग सूट और गहरे नीले रंग का एक खास कोट निकाला। बॉन्ड को शुरू से ही पजामा पहनना पसंद नहीं था और वह अक्सर बिना कपड़ों के ही सोता था, लेकिन हांगकांग में उसे एक अच्छा विकल्प मिला था। घुटनों तक लंबा एक ढीला कोट। इसमें बटन नहीं थे, बस कमर पर एक बेल्ट थी और इसकी आधी आस्तीनें बहुत आरामदायक थीं। इसे पहनकर बॉन्ड को ठंडक महसूस होती थी। साथ ही इसे पहनकर उसके शरीर के लगभग सभी चोटों के निशान छिप जाते थे, सिवाय उसकी कलाई और हाथ पर बने स्मर्श के उस निशान के। बॉन्ड ने गहरे नीले रंग की चमड़े की सैंडल पहनी और सीढ़ियों से उतरकर बाहर निकल गया। वो छत पार करते हुए सीधे समंदर के किनारे की ओर चल दिया। जब वह सराय के सामने से गुजरा तो उसे वेस्पर की याद आई, लेकिन उसने जानबूझकर ऊपर खिड़की की तरफ नहीं देखा। उसे लगा कि अगर वेस्पर उसे देख भी रही होगी तो शायद कोई इशारा नहीं करेगी।
वह सुनहरी रेत पर तब तक चलता रहा जब तक कि वह सराय से काफ़ी दूर नहीं आ गया। फिर उसने अपना कोट उतारा और दौड़कर ठंडी लहरों में छलांग लगा दी। पानी गहरा था, इसलिए वो काफ़ी देर तक डुबकी लगाए रहा। वह तेज़ी से हाथ पैर मारते हुए तैर रहा था ताकि पूरे शरीर को ताजगी मिल सके। जब वह ऊपर आया तो उसने अपनी आंखों से बाल हटाए। शाम के 7 बज रहे थे और धूप अब मध्यम पड़ चुकी थी। सूरज जल्द ही खाड़ी के पीछे डूबने वाला था, लेकिन अभी भी उसकी रोशनी चमक रही थी। बॉन्ड पानी में पीठ के बल लेट गया और तैरते हुए ढलते सूरज का आनंद लेने लगा। जब वह खाड़ी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो सूरज की छाया लंबी हो चुकी थी। उसने किनारे की सख्त रेत पर लेटकर खुद को सुखाने का फैसला किया। उसने अपने स्विमिंग ट्रंक्स उतारे और अपने शरीर को देखा। अब चोट के निशान बहुत कम रह गए थे और घाव लगभग भर चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली, हाथ पैर फैलाकर रेत पर लेट गया और नीले आसमान को निहारते हुए वेस्पर के ख्यालों में खो गया। वेस्पर को लेकर बॉन्ड के मन में बहुत उलझन थी। शुरुआत में उसकी सोच बहुत साफ और साधारण थी। वो बस इतना चाहता था कि जैसे ही मौका मिले वो वेस्पर के साथ करीब आए। इसकी दो वजहें थी। एक तो वो उसे पसंद करता था और दूसरा, जैसा कि उसने खुद स्वीकार किया था, वो ये देखना चाहता था कि क्या उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका है और वो पहले जैसी पहले जैसा फिट है या नहीं। उसने सोचा था कि वे कुछ दिन साथ बिताएंगे, फिर शायद लंदन में एक आध बार मिल लेंगे और फिर धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। जासूसी की नौकरी में वैसे भी रिश्तों का ख़त्म होना आसान होता है। अगर रिश्ता आसानी से ख़त्म नहीं हुआ तो वह किसी मिशन पर विदेश चला जाएगा या फिर अपनी पुरानी इच्छा के मुताबिक नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने निकल जाएगा। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वेस्पर कब उसके दिल में घर कर गई। पिछले 2 हफ्तों में उसके लिए बॉन्ड की भावनाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। बॉन्ड को वेस्पर का साथ बहुत सुकून भरा लगता था। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा रहस्य था जो बॉन्ड को हमेशा उसकी ओर खींचता था। वेस्पर अपने बारे में बहुत कम बातें बताती थी। बॉन्ड को लगता था कि चाहे वे कितने भी करीब आ जाए, वेस्पर के दिल में हमेशा एक ऐसा कमरा रहेगा जहाँ वो कभी नहीं पहुँच पाएगा। वो समझदार और भावुक थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी आज़ादी और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बॉन्ड अब यह जान चुका था कि वेस्पर के साथ बिताए पल कितने जादुई और रोमांचक थे। उसे शारीरिक रूप से करीब पाना हर बार एक नए अनुभव जैसा था, जिसमें कभी बोरियत नहीं होती थी। वो प्यार के हर लम्हे का पूरा आनंद लेती थी और ख़ुद को पूरी तरह समर्पित कर देती थी। लेकिन फिर भी वो कभी किसी की गुलाम बनकर नहीं रही। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व था जिसे कोई जीत नहीं सकता था। बिना कपड़ों के रेत पर लेटे हुए बॉन्ड ने उन एहसासों को दबाने की कोशिश की जो उसके दिल में घर कर रहे थे। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि चट्टानों की परछाइयाँ अब लंबी होकर उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। शाम ढल रही थी। वो रेत से उठा और अपने शरीर को झाड़कर साफ किया। उसने सोचा कि कमरे पर जाकर वह एक बार फिर नहा लेगा। उसने बेमन से अपनी स्विमिंग शॉर्ट्स उठाई और किनारे की तरफ वापस चलने लगा। जब वो अपने कोट के पास पहुंचा तो उसे उठाने के लिए झुका, तब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। उसने शॉर्ट्स पहनने की जहमत नहीं उठाई और बस अपना लंबा कोट पहन लिया और होटल की ओर चल पड़ा। ठीक उसी पल उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया था। अध्याय 24। जब बॉन्ड अपने कमरे में वापस आया तो ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा कि उसका सारा सामान सलीके से सजाया गया था। बाथरूम में उसका टूथब्रश और शेविंग का सामान एक तरफ करीने से रखा था और दूसरी तरफ वेस्पर का टूथब्रश, कुछ बोतलें और फेस क्रीम रखी थी। तभी बॉन्ड की नज़र एक बोतल पर पड़ी जिसमें नींद की गोलियां थीं। उसे हैरानी हुई और उसने सोचा कि शायद विला में हुई भयानक घटना ने वेस्पर के दिमाग पर गहरा असर डाला है, जितना उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। बाथरूम में उसके नहाने के लिए टब भरा हुआ था और पास ही खुशबूदार तेल की एक नई बोतल रखी थी। वेस्पर, बॉन्ड ने आवाज़ दी। हाँ, वेस्पर ने जवाब दिया। तुम तो कमाल हो। तुमने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा है मुझे किसी बड़े रईस जाते जैसा महसूस हो रहा है। वेस्पर ने अंदर से ही कहा। मुझे तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी और मैं बस अपना काम कर रही हूँ। डार्लिंग, टब में पानी बिल्कुल सही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बॉन्ड ने मजाक में या शायद आधे सच में पूछा। वेस्पर ने शरारत से कहा। तुम्हें पत्नी नहीं, अपनी सेवा करने वाली गुलाम चाहिए। मुझे तो बस तुम चाहिए, बॉन्ड ने जवाब दिया। ठीक है, पर अभी मुझे भूख लगी है और मुझे अपना लॉबस्टर और शैम्पेन चाहिए, तो जल्दी तैयार हो जाओ। अभी आया, बॉन्ड ने हंसते हुए कहा। बॉन्ड ने नहाकर खुद को सुखाया और सफ़ेद कमीज़ के साथ गहरे नीले रंग की पैंट पहन ली। वो चाहता था कि वेस्पर भी सादे कपड़ों में हो। तभी बिना दरवाज़ा खटखटाए वेस्पर अंदर आई। उसने नीले रंग की सूती कमीज़ पहनी थी जो ठीक उसकी आंखों के रंग जैसी थी, और साथ में लाल रंग की स्कर्ट। उसे देखकर बॉन्ड बहुत खुश हुआ। मुझे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, वेस्पर ने कहा। मेरा कमरा ठीक रसोई के ऊपर है और वहाँ से आने वाली खाने की खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी। बॉन्ड ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। वेस्पर ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों नीचे छत पर आ गए। वहाँ रोशनी में उनकी मेज़ सजी हुई थी।
आते ही बॉन्ड ने ठंडी शैंपेन के 2 गिलास भरे। वेस्पर मज़े से लिवर पैट यानी एक तरह का स्टार्टर और कुरकुरी फ्रेंच ब्रेड खाने लगी। साथ में बर्फ़ जैसा ठंडा और ताज़ा मक्खन भी था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपनी ड्रिंक का आनंद लिया। खाना खाते हुए बॉन्ड उसे समंदर की सैर के बारे में बताने लगा और वे अगले दिन की योजना बनाने लगे। उन्होंने खुलकर एक दूसरे से प्यार का इजहार तो नहीं किया, लेकिन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा चाहत साफ दिख रही थी। मेज़ के नीचे उनके हाथ और पैर एक दूसरे को छू रहे थे, जिससे उनकी नज़दीकी और बढ़ती जा रही थी। जब वे लॉबस्टर खा चुके थे और शैंपेन की दूसरी बोतल भी आधी खत्म हो गई थी, तब वेस्पर ने मज़े से स्ट्रॉबेरी फ्राइज डेज बॉइस पर गाढ़ी मलाई डाली। उसने संतुष्टि की एक गहरी सांस ली। मैं बिल्कुल किसी लालची की तरह खा रही हूँ, उसने खुश होते हुए कहा। आप हमेशा मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें खिलाते हैं। मुझे आज तक किसी ने इतना लाड़ प्यार नहीं दिया। फिर उसने छत से चांदनी रात में चमकते हुए समुद्र को देखा और धीरे से बोली, काश मैं इस सब के काबिल होती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। बॉन्ड ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ओह कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि इंसान को वही मिलता है जिसका वह हकदार होता है। तो शायद मैं भी इस खुशी के काबिल हूँ। उसने बॉन्ड की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अचानक कहा, तुम सच में मेरे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। बॉन्ड उसकी आवाज़ में अचानक आई इस गंभीरता को सुनकर हैरान रह गया। उसने बात को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, जितना जानता हूँ काफ़ी है। मुझे कल और आने वाले दिनों के लिए बस इतना ही जानना है। वैसे भी तुम भी तो मेरे बारे में ज़्यादा कहाँ जानती हो। ये कहते हुए उसने गिलास में थोड़ी और शैंपेन डाल दी। वेस्पर उसे बहुत गौर से देख रही थी, जैसे वो उसके दिल की बात पढ़ना चाहती हो। वेस्पर ने कहा, इंसान किसी टापू की तरह होता है, बिल्कुल अकेला। चाहे लोग एक दूसरे के कितने भी करीब हों, वे कभी पूरी तरह एक नहीं हो पाते। भले ही उनकी शादी को 50 साल क्यों ना हुए, वे अंदर से अलग थलग ही रहते हैं। बॉन्ड को लगा कि शायद ज़्यादा शैंपेन की वजह से वेस्पर उदास हो रही है, लेकिन तभी वह अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बॉन्ड की तरफ झुकी और उसका हाथ थामकर बोली, इतनी चिंता मत करो, मैं तो बस थोड़ी भावुक हो रही थी। वैसे भी आज रात मुझे लग रहा है कि मेरा टापू तुम्हारे टापू के बहुत करीब है। बॉन्ड ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, तो फिर चलो इन दोनों टापुओं को जोड़कर एक कर देते हैं। अब जल्दी से स्ट्रॉबेरी खत्म करो। नहीं, उसने शरारत से कहा, मुझे तो कॉफ़ी पीनी है, और साथ में ब्रांडी भी, बॉन्ड ने जवाब दिया। वेस्पर की बातों ने बॉन्ड के मन में एक छोटा सा सवाल तो खड़ा किया था, लेकिन माहौल की गर्माहट में वो शक फिर से गायब हो गया। जब कॉफ़ी खत्म हो गई तो वेस्पर अपना बैग उठाकर बॉन्ड के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने बॉन्ड के कंधे पर हाथ रखा और थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं अब बहुत थक गई हूँ। बॉन्ड ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक पल के लिए वहीं रोक लिया। वेस्पर झुकी और प्यार से उसके बालों को चूमा। फिर वो अपने कमरे की ओर चली गई और कुछ ही देर में उसके कमरे की खिड़की से रोशनी दिखाई देने लगी। बॉन्ड ने अपनी सिगरेट खत्म की और फिर ऊपर जाने के लिए उठा। रास्ते में उसने होटल के मालिक और उनकी पत्नी को शानदार खाने के लिए शुक्रिया कहा और गुड नाइट बोलकर ऊपर अपने कमरे की ओर चल दिया। जब वह तैयार होकर वेस्पर के कमरे में पहुंचा और दरवाज़ा बंद किया तो रात के 9:30 बज रहे थे। खिड़की के पर्दों से छनकर आती चांदनी सीधे बिस्तर पर पड़ रही थी, जहाँ वेस्पर लेटी हुई थी। चांद की रोशनी उसके शरीर पर पड़कर एक जादुई नज़ारा बना रही थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बॉन्ड की नींद खुल गई। वो कुछ देर बिस्तर पर लेटा और बीती रात की हसीन यादों में खोया रहा। फिर वह चुपचाप उठा और बिना शोर किए वेस्पर के दरवाजे के पास से गुजरते हुए समुद्र तट की ओर चल दिया। भोर के समय समंदर बिल्कुल शांत था। पानी की छोटी छोटी गुलाबी लहरें धीरे से रेत को छू रही थीं। सुबह की हल्की ठंड। अध्याय 25। बॉन्ड चुपचाप बरामदे से होते हुए होटल के अंदर आया। वहाँ अभी भी हल्का अंधेरा था। तभी उसने देखा कि वेस्पर रिसेप्शन के पास वाले टेलीफोन बूथ से बाहर निकल रही है और दबे पांव सीढ़ियों की तरफ जा रही है। बॉन्ड को लगा कि शायद कोई ज़रूरी खबर आई है, इसलिए उसने आवाज़ दी, वेस्पर। वेस्पर बिजली की तेज़ी से पीछे मुड़ी और डर के मारे अपना हाथ मुंह पर रख लिया। वो काफ़ी देर तक फटी आंखों से बॉन्ड को घूरती रही, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बॉन्ड थोड़ा घबरा गया। उसे लगा शायद कोई मुसीबत आने वाली है। उसने पूछा, क्या बात है डियर, सब ठीक तो है ना? वेस्पर हाँफते हुए बोली, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं बस मैथिस यानी पुलिस अफसर दोस्त को फ़ोन कर रही थी। उसने अपनी बात दोहराई। हाँ, मैथिस को। मैं उससे कह रही थी कि क्या वो मुझे एक और ड्रेस दिला सकता है। तुम्हें याद है मैंने एक सहेली के बारे में बताया था जो कपड़े बेचती है, बस उसी के लिए फ़ोन किया था। वो बहुत तेज़ी से और घबरा कर बोल रही थी, जैसे बातें बना रही हो। उसने आगे कहा, देखो मेरे पास पहनने के लिए अब अच्छे कपड़े नहीं बचे हैं। मुझे अपनी सहेली का नंबर नहीं पता था, इसलिए मैथिस को फ़ोन किया। मैं चाहती थी कि जब तुम जागो तो मैं तुम्हें नई ड्रेस में सरप्राइज़ दूँ। मुझे लगा तुम सो रहे होगे। वैसे पानी कैसा है, क्या तुम नहाया है?
तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। बॉन्ड ने खुद को शांत करते हुए कहा। चलो, ये तो अच्छी बात है। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि वेस्पर एक छोटी सी बात को लेकर इतना डर गई थी और झूठ बोल रही थी। उसने आगे कहा, तुम अंदर जाओ, हम छत पर बैठकर नाश्ता करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें डरा दिया। बस इतनी सुबह किसी को वहाँ देखकर मैं हैरान रह गया था। बॉन्ड ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वेस्पर ने खुद को पीछे खींच लिया और तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए हंसकर कहा, तुम्हें अचानक सामने देखकर मैं वाकई डर गई थी। तुम बिल्कुल किसी भूत की तरह लग रहे थे, गीले बाल, आंखों पर लटके हुए। वो ज़ोर से हंसी, लेकिन उसकी हंसी बनावटी लग रही थी, जिसे उसने तुरंत खांसी में बदल दिया। लगता है मुझे ठंड लग गई है, उसने बहाना बनाया। वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए इतनी बातें बना रही थी कि बॉन्ड का मन हुआ कि उसे डांट कर चुप करा दे और सच बोलने को कहे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस उसके कमरे के बाहर उसकी पीठ थपथपाई और उसे जल्दी तैयार होने को कहकर अपने कमरे में चला गया। अगला दृश्य। उनके प्यार की मासूमियत अब खत्म हो चुकी थी। उसके बाद के दिन दिखावे और झूठ से भर गए। अब उनके बीच या तो वेस्पर के आंसू होते थे या फिर बस शारीरिक आकर्षण, जिसमें वो गहरा जुड़ाव गायब था जो पहले कभी हुआ करता था। उनके बीच का रिश्ता अब अंदर से खोखला लगने लगा था। बॉन्ड ने कई बार उनके बीच खड़ी शक की इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की। उसने बार बार उस सुबह वाले फ़ोन कॉल का जिक्र किया, लेकिन वेस्पर अपनी झूठी कहानी पर अड़ी रही। उसने बॉन्ड पर यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उसे शक की निगाह से देखता है और सोचता है कि उसका कोई प्रेमी है। जब भी बॉन्ड सच जानना चाहता, वेस्पर फूट फूट कर रोने लगती और पागलों जैसी हरकतें करने लगती। दिन ब दिन उनके बीच का माहौल कड़वा और नफरत भरा होता जा रहा था। बॉन्ड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई रिश्ता रातों रात इस तरह बर्बाद हो सकता है। वो बार बार इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करता रहा। उसे महसूस हुआ कि वेस्पर भी उतनी ही डरी हुई थी जितना कि वो खुद, बल्कि शायद उसका दुख बॉन्ड से भी बड़ा था। लेकिन उस फ़ोन कॉल का राज एक ऐसी गहरी परछाई बन गया था जिसने उनके बीच दूरियां और बढ़ा दी थीं। उस दिन दोपहर के खाने के वक्त हालात और भी ख़राब हो गए। सुबह का नाश्ता जैसे तैसे ख़त्म हुआ। उसके बाद वेस्पर ने सिर दर्द का बहाना बनाया और धूप से बचने के लिए अपने कमरे में चली गई। बॉन्ड एक किताब लेकर समुद्र किनारे मीलों दूर तक टहलता रहा। उसने तय कर लिया था कि दोपहर के खाने के वक्त वो इस खिंचाव को ख़त्म कर देगा और सब ठीक कर लेगा। लंच पर बैठते ही बॉन्ड ने बड़े प्यार से उस सुबह टेलीफोन बूथ वाली घटना के लिए माफ़ी मांगी। फिर वह उस बात को छोड़कर अपनी सैर के किस्से सुनाने लगा ताकि माहौल हल्का हो जाए। लेकिन वेस्पर कहीं और ही खोई हुई थी। वो बस एक दो शब्दों में जवाब दे रही थी। वो खाने के नाम पर बस प्लेट में चम्मच घुमा रही थी और बॉन्ड से नज़रें चुरा रही थी। जब बॉन्ड की कई कोशिशों के बाद भी उसने बात नहीं की तो बॉन्ड भी चुप हो गया और उदास मन से खाना खाने लगा। अचानक वेस्पर का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसके हाथ से कांटा छूटकर प्लेट पर गिरा और फिर शोर करता हुआ नीचे ज़मीन पर जा गिरा। बॉन्ड ने चौंक कर देखा। वेस्पर का चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया था और वह खौफनाक नज़रों से बॉन्ड के कंधे के पीछे देख रही थी। बॉन्ड ने पीछे मुड़कर देखा। छत के दूसरे कोने पर एक आदमी मेज़ लगाकर बैठा था। वो एक साधारण सा व्यापारी लग रहा था जिसने शायद रास्ता भूलकर या सराय की रेटिंग देखकर यहाँ रुकने का फैसला किया था। क्या हुआ डियर? बॉन्ड ने घबरा कर पूछा। वेस्पर की नज़रें उस आदमी पर जमी हुई थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, वही आदमी जो उस काली कार में हमारा पीछा कर रहा था। ये वही है, मुझे पक्का यकीन है। बॉन्ड ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो नया मेहमान होटल के मालिक के साथ खाने की लिस्ट यानी मेनू पर चर्चा कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। किसी डिश को लेकर दोनों मुस्कुराए और मालिक ऑर्डर लेकर चला गया। उस आदमी को शायद महसूस हो गया कि कोई उसे देख रहा है। उसने सिर उठाकर बॉन्ड और वेस्पर की ओर बड़ी बेपरवाही से देखा। फिर उसने बगल की कुर्सी पर रखे अपने बैग से एक अखबार निकाला और मेज़ पर कौनी टिकाकर उसे पढ़ने लगा। जब उस आदमी ने अपनी गर्दन घुमाई तो बॉन्ड ने गौर किया कि उसकी एक आंख पर काली पट्टी बंधी थी। वो पट्टी कोई साधारण पट्टी नहीं थी, बल्कि चश्मे की तरह चेहरे पर फिट की गई थी। इसके अलावा वो एक आम सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके बाल पीछे की तरफ संवरे हुए थे और उसके दांत काफ़ी सफ़ेद और बड़े थे। बॉन्ड वेस्पर की ओर मुड़ा और बोला, सच कहूँ प्रिय, वो तो बहुत सीधा साधा दिख रहा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही आदमी है? हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ये पूरा होटल सिर्फ हमारे लिए ही खाली रहेगा। वेस्पर का चेहरा डर के मारे अब भी सफ़ेद पड़ा था। वो मेज़ को दोनों हाथों से कसकर पकड़े खड़ी थी। बॉन्ड को लगा कि वो शायद बेहोश हो जाएगी और वो उसकी मदद के लिए उठने ही वाला था, पर वेस्पर ने इशारे से उसे मना कर दिया। उसने कांपते हाथों से शराब का गिलास उठाया और एक बड़ा घूंट भरा। घबराहट में गिलास उसके दांतों से टकरा रहा था। उसने खाली नज़रों से बॉन्ड की ओर देखा और बस इतना कहा, मुझे पता है ये वही आदमी है। बॉन्ड ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक ना सुनी। उसने बस इतना कहा कि उसका सिरदर्द बहुत तेज़ है और वह आराम करने अपने कमरे में जा रही है। वो उठी और बिना पीछे मुड़े अंदर चली गई। बॉन्ड
सच जानना चाहता था। उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और तेज़ी से बाहर आंगन की तरफ गया जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थीं। वहाँ एक काली प्यूजो कार खड़ी थी। ये वैसी ही दिखती थी जैसी उन्होंने पहले देखी थी, लेकिन फ्रांस में ऐसी हज़ारों कारें थीं। बॉन्ड ने कार के अंदर झांका, पर वो खाली थी। उसने गाड़ी की डिग्गी खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक थी। उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और वापस छत पर आ गया। वो काली पट्टी वाला आदमी अब भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था और उसने बॉन्ड की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बॉन्ड वेस्पर की खाली कुर्सी पर बैठ गया ताकि वह उस अजनबी पर नज़र रख सके। कुछ ही मिनटों बाद उस आदमी ने बिल चुकाया और वहाँ से चला गया। बॉन्ड ने सुना कि उसकी काली कार स्टार्ट हुई और कुछ ही देर में उसकी आवाज़ दूर सड़क पर ओझल हो गई। जब सराय का मालिक बॉन्ड की मेज़ पर आया तो बॉन्ड ने उससे कहा कि शायद उसकी पत्नी को धूप लग गई है, इसलिए वो आराम कर रही है। मालिक ने अफसोस जताया और फिर धूप के खतरों पर बातें करने लगा। बातों बातों में बॉन्ड ने बहुत सहज तरीके से उस दूसरे ग्राहक यानी काली पट्टी वाले आदमी के बारे में पूछा। बॉन्ड ने कहा, वो मुझे अपने एक पुराने दोस्त जैसा लगा जिसकी एक आंख नहीं थी। वे दोनों बिल्कुल एक जैसी काली पट्टी पहनते हैं। मालिक ने बताया कि वो आदमी उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया और उसने कहा कि वो एक दो दिन बाद इसी रास्ते से फिर गुजरेगा और यहाँ खाना खाएगा। मालिक के अंदाजे से वो आदमी स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था, क्योंकि वो वैसे ही लहजे में बात कर रहा था। वह घड़ियों के कारोबार से जुड़ा हुआ लग रहा था। मालिक ने यह भी कहा कि एक आंख ना होना वाकई दुखद है और पूरा दिन चेहरे पर वो पट्टी बांधे रखना कितना कितना मुश्किल होता होगा। यह वाकई बहुत दुख की बात है, बॉन्ड ने कहा। फिर उसने होटल मालिक की खाली आस्तीन यानी कटे हुए हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, आप भी काफ़ी बदकिस्मत रहे, जबकि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। दोनों ने कुछ देर तक युद्ध के दिनों की बातें की, फिर बॉन्ड अपनी जगह से उठा। वैसे, उसने चलते चलते कहा, मैडम ने आज सुबह पेरिस एक फ़ोन किया था, मुझे उसका बिल चुकाना है। शायद वो एलिसी यानी मैथिस का कोई नंबर था। बॉन्ड ये पक्का करना चाहता था कि क्या वेस्पर ने सच में अपने दोस्त मैथिस को फ़ोन किया था। होटल मालिक ने जवाब दिया, शुक्रिया जनाब, लेकिन उसका हिसाब हो चुका है। दरअसल आज सुबह मेरी रॉयल यानी एक्सचेंज वालों से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ के एक मेहमान ने पेरिस फ़ोन मिलाया था, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वे पूछ रहे थे कि क्या मैडम दोबारा बात करना चाहेंगे। मैं आपको बताना भूल गया था, आप चाहें तो उन्हें बता दें। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, वो नंबर एलईसी का नहीं बल्कि इनवैलिड्स इलाके का था। अध्याय 26। अगले 2 दिन भी उसी तनाव और उदासी में गुजरे। सराय में उनके रुकने का चौथा दिन था। वेस्पर सुबह जल्दी ही एक टैक्सी लेकर पास के शहर रॉयल चली गई। वापस आकर उसने बताया कि उसे कुछ दवाइयाँ लेनी थी। उस रात उसने खुश दिखने की बहुत कोशिश की। उसने काफ़ी शराब पी और जब वे ऊपर अपने कमरों में गए तो बॉन्ड को अपने कमरे में ले गई। उसने बॉन्ड पर बहुत प्यार लुटाया, जिससे बॉन्ड भी एक पल के लिए अपनी उलझनें भूल गया। लेकिन बाद में वो अचानक तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। बॉन्ड बहुत निराश हुआ और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बॉन्ड को नींद नहीं आ रही थी। तड़के सुबह उसे वेस्पर के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलने की आवाज़ आई। फिर नीचे से कुछ हल्की आहटें सुनाई दी। बॉन्ड को पूरा यकीन था कि वह फिर से टेलीफोन बूथ में। थोड़ी देर बाद उसे उसके दरवाजे के दोबारा बंद होने की आवाज़ आई। बॉन्ड ने अंदाज़ा लगाया कि शायद पेरिस से इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला था। वो शनिवार का दिन था। अगले दिन रविवार को काली पट्टी वाला आदमी फिर से सराय में लौट आया। जैसे ही बॉन्ड ने खाना खाते हुए उसे देखा, वो तुरंत समझ गया कि ये वही आदमी है। बॉन्ड ने वेस्पर को उस आदमी के बारे में वह सब बता दिया था जो उसे होटल मालिक से पता चला था, सिवाय इस बात के कि वो आदमी दोबारा वापस आएगा। बॉन्ड ने यह बात इसलिए छिपाई थी ताकि वेस्पर और ज़्यादा ना डरे। बॉन्ड ने पेरिस में अपने दोस्त मैथिस को फ़ोन करके उस काली कार के बारे में भी जानकारी निकलवाई थी। पता चला कि वो कार 2 हफ्ते पहले एक जानी मानी कंपनी से किराए पर ली गई थी। किराए पर लेने वाले का नाम एडोल्फ गेटलर था और उसने स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख के एक बैंक का पता दिया था। मैथिस ने स्विस पुलिस से भी बात की थी। उन्होंने बताया कि गेटलर के नाम से बैंक में एक खाता तो है, पर उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। गेटलर का संबंध घड़ियों के कारोबार से बताया गया था। पुलिस का कहना था कि जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिले वे आगे जांच नहीं कर सकते। वेस्पर ने इस जानकारी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार जैसे ही उसने उस आदमी को सराय में देखा, उसने अपना खाना बीच में ही छोड़ दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। बॉन्ड ने अब फैसला कर लिया था कि वह सच जानकर ही रहेगा। खाना खत्म करके वह उसके पीछे ऊपर गया। वेस्पर के कमरे के दोनों दरवाजे बंद थे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो खिड़की के पास अंधेरे में बैठी चुपचाप बाहर कुछ देख रही थी। वेस्पर का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा और बेजान पड़ गया था। बॉन्ड उसे बिस्तर तक ले गया और अपने बगल में बिठा लिया। दोनों बिल्कुल गुमसुम बैठे थे, जैसे ट्रेन के डिब्बे में बैठे दो अजनबी हों। बॉन्ड ने उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, वेस्पर, हम इस तरह और नहीं जी सकते। हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा। हम एक दूसरे को बस दुख दे रहे हैं। इसे रोकने का अब एक ही तरीका है।
या तो तुम मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है, या फिर हम अभी के अभी ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। वेस्पर कुछ नहीं बोली। उसके हाथ बॉन्ड की हथेलियों में बेजान पड़े रहे। मेरी जान, बॉन्ड ने फिर कहा, क्या तुम मुझे बताओगी? क्या तुम्हें पता है, उस पहली सुबह जब मैं समंदर से लौट रहा था तो मेरा इरादा तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने का था। क्या हम सब कुछ भूल कर फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? ये कैसा बुरा सपना है जो हमें ख़त्म कर रहा है? काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे से वेस्पर की आंख से एक आंसू उसकी गाल पर आ गिरा। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हारा सच में मतलब है कि तुम मुझसे शादी कर लेते? बॉन्ड ने हाँ में सिर हिलाया। हे भगवान, वेस्पर चिल्लाई। हे भगवान! वो मुड़ी और बॉन्ड को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बॉन्ड ने उसे अपने और करीब खींच लिया और कहा, बताओ मेरी जान, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? मुझे सब सच बता दो। धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ कम होने लगीं। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, वेस्पर ने कहा। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी मायूसी थी। मुझे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। उसने बॉन्ड के चेहरे को चूमा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से देखा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ। प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। लेकिन यह सब बहुत डरावना है। मैं एक बहुत बुरी। वो फिर से रोने लगी और बॉन्ड को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा बुरा सपना देखकर सहम जाता है। बॉन्ड ने उसके लंबे काले बालों को सहलाया और उसे चूम कर शांत करने की कोशिश की। वेस्पर ने कहा, अब तुम जाओ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। उसने बॉन्ड का रुमाल लिया और अपनी आंखें पहुंची। वो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई, जहां दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। बॉन्ड के बाहर निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस शाम ऐसा लगा जैसे उनके बीच की पुरानी खुशियां और नज़दीकियाँ वापस आ गईं। वेस्पर बहुत उत्साहित दिख रही थी, हालांकि उसकी हंसी थोड़ी बनावटी लग रही थी। बॉन्ड ने भी उसका साथ दिया और माहौल को खुशनुमा बनाए रखा। लेकिन डिनर खत्म होते होते बॉन्ड ने कुछ ऐसा कह दिया कि वेस्पर दंग रह गई। बॉन्ड ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे गौर से देखने लगा। अभी इस बारे में कोई बात मत करो, वेस्पर ने कहा। सब भूल जाओ। वो सब बीत चुका है। मैं तुम्हें कल सुबह सब कुछ बता दूंगी। उसने बॉन्ड की तरफ देखा और अचानक उसकी आंखों में आंसू भरा। उसने जल्दी से अपने बैग से रुमाल निकाला और उन्हें पहुंचा। मुझे थोड़ी और शैम्पेन दो, उसने कहा और एक अजीब सी हंसी हंसी। मुझे और पीनी है। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा पीते हो, ये तो गलत बात है। दोनों साथ बैठकर तब तक पीते रहे जब तक बोतल खाली नहीं हो गई। फिर वो खड़ी हुई तो उसका पैर कुर्सी से टकरा गया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी शर्म की बात है ना। जेम्स, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं सच में आज खुश रहना चाहती थी और मैं हूँ भी। वो बॉन्ड के पीछे आकर खड़ी हो गई और अपनी उंगलियों से उसके काले बालों को सहलाने लगी। जल्दी ऊपर कमरे में आ जाओ, उसने कहा। आज रात मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उसने बॉन्ड को एक फ्लाइंग किस दी और वहाँ से चली गई। अगले 2 घंटों तक वे एक दूसरे के प्यार में खोए रहे। उनके बीच का प्यार इतना गहरा और प्यारा था कि बॉन्ड ने एक दिन पहले इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। उनके मन का डर और शक अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनकी बातें फिर से सच्ची और मासूम हो गई थीं और उनके बीच अब कोई कड़वाहट नहीं बची थी। जब बॉन्ड थोड़ी देर के लिए वेस्पर की बाहों में सोकर उठा तो वेस्पर ने धीरे से कहा, अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसे लगा वो बॉन्ड को छोड़ना नहीं चाहती। उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया और प्यार भरी बातें करते हुए उसे खुद से सटा लिया। जब बॉन्ड आखिर में जाने के लिए उठा तो उसने वेस्पर के बालों को सहलाया और उसकी आंखों और होठों को चूमकर गुड नाइट कहा। तभी वेस्पर ने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट जला दी। उसने कहा, मुझे एक बार अपनी आंखों में देखने दो और तुम भी मुझे देखो। बॉन्ड बिस्तर के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। वेस्पर उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रही थी मानो वो उसे पहली बार देख रही हो या उसे हमेशा के लिए याद कर लेना चाहती हो। फिर उसने बॉन्ड की गर्दन में हाथ डाला। उसकी नीली आंखों में आंसू भरी थे। उसने धीरे से बॉन्ड को अपनी ओर खींचा और उसे चूम लिया। फिर उसने उसे छोड़ दिया और लाइट बंद कर दी। गुड नाइट डियर, वेस्पर ने कहा। बॉन्ड उसकी ओर झुका और उसे आखिरी बार चूमा। उसके चेहरे से बहते आंसुओं का नमकीन स्वाद बॉन्ड को महसूस हो रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचा और फिर पीछे मुड़कर उसे देखा। अच्छी नींद ले लो मेरी जान, बॉन्ड ने कहा। अब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और भारी मन से और एक सुकून के साथ अपने कमरे की ओर चल दिया। अध्याय 27। अगली सुबह होटल का मालिक बॉन्ड के कमरे में पत्र लेकर आया। वह उस लिफाफे को इस तरह पकड़े हुआ था जैसे वो उसे जला रहा हो। उसके चेहरे पर खौफ था। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई जनाब, मैडम। वो पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। बॉन्ड घबराया बिस्तर से कूदा और बाथरूम की तरफ भागा, पर बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और गलियारे में डरी सहमी खड़ी एक नौकरानी के पास से तेज़ी से गुजरा। वेस्पर के कमरे का दरवाज़ा खुला था। खिड़कियों से आती धूप कमरे को रोशन कर रही थी। बिस्तर पर चादर के ऊपर सिर्फ उसके काले बाल दिख रहे थे। चादर के नीचे उसका शरीर बिल्कुल सीधा और शांत पड़ा था, जैसे पत्थर की कोई मूरत हो। बॉन्ड उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसके चेहरे से चादर हटाई।
वो सो रही थी। कम से कम बॉन्ड को यही लगा। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांत थी। ना कोई हलचल, ना धड़कन और ना ही कोई सांस, बस सन्नाटा था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। थोड़ी देर बाद होटल का मालिक कमरे में आया और उसने बॉन्ड के कंधे पर हाथ रखा। उसने मेज़ पर रखे एक खाली गिलास की तरफ इशारा किया, जिसके नीचे सफ़ेद रंग का कुछ पाउडर जमा हुआ था। वो गिलास वेस्पर की किताब, सिगरेट, लिपस्टिक और रुमाल के पास ही रखा था। फर्श पर नींद की गोलियों की वह खाली बोतल पड़ी थी जिसे बॉन्ड ने पहले दिन बाथरूम में देखा था। बॉन्ड भारी मन से खड़ा हुआ। होटल मालिक ने उसे वो पत्र थमाया। बॉन्ड ने पत्र ले लिया और कहा, कृपया पुलिस को खबर कर दें। जब उन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं अपने कमरे में ही मिलूंगा। वो बिना पीछे मुड़े सुन्न हालत में वहाँ से बाहर निकल गया। वो अपने कमरे में बिस्तर के किनारे बैठ गया और खिड़की से बाहर शांत समुद्र को देखने लगा। फिर उसने उस लिफाफे को देखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ लुई के लिए। लुई बॉन्ड का एक गुप्त नाम था। बॉन्ड ने सोचा, वेस्पर ने होटल वालों को सुबह जल्दी उठाने के लिए ज़रूर कहा होगा, ताकि उसे मरा हुआ देखने वाला पहला इंसान बॉन्ड ना हो। उसने लिफाफे को पलट कर देखा। अभी कुछ ही देर पहले वेस्पर ने इसे बंद किया होगा और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। बॉन्ड ने अपने मन को मजबूत किया और लिफाफा फाड़ कर खोल दिया। ज़्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसने शुरू के कुछ शब्द पढ़े, उसकी सांसें तेज़ होने लगी और उसने पूरा खत जल्दी जल्दी पढ़ डाला। खत खत्म होते ही उसने उसे बिस्तर पर ऐसे पटक दिया जैसे किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। खत में लिखा था, मेरे प्यारे जेम्स, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करती हूँ। जब तुम ये शब्द पढ़ रहे होगे तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, क्योंकि ये शब्द पढ़ने के बाद शायद ये आखिरी पल होगा जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार बचा रहेगा। इसलिए जब तक हमारे बीच ये प्यार कायम है, मैं तुम्हें अलविदा कहती हूँ। अलविदा मेरी जान। खत में आगे लिखा था, जेम्स, सच ये है कि मैं एक डबल एजेंट हूँ और रूसियों के लिए काम करती हूँ। मुझे युद्ध के 1 साल बाद इस काम में शामिल किया गया था। मुझे RAF के एक पुलिस सैनिक से बहुत प्यार था। तुम्हारे मिलने से पहले तक सिर्फ वही मेरी ज़िंदगी था। वो एक बहादुर सिपाही था जिसे यानी बॉन्ड का बॉस ने ट्रेनिंग देकर पोलैंड भेजा था। वहाँ दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और बहुत टॉर्चर किया। उसी टॉर्चर के दौरान उन्हें मेरे बारे में पता चला। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनके लिए जासूसी नहीं करूँगा तो वे उसे मार डालेंगे। उस बेचारे को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बस उसे महीने की 15 तारीख को मुझे खत लिखने की इजाज़त दी गई थी। मैं चाहकर भी नहीं रुक पाई। मुझे डर लगता था कि अगर 15 तारीख को खत नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि मेरी वजह से उसकी जान चली गई। मैंने उन्हें कम से कम जानकारी देने की कोशिश की, यकीन मानो। लेकिन फिर तुम्हारी बात आई। मैंने ही उन्हें बताया कि तुम यहाँ किस काम से आ रहे हो और तुम्हारा असली मकसद क्या है। इसलिए वे तुम्हारे आने से पहले ही सब जानते थे और उन्हें कमरे में माइक्रोफोन लगाने का वक्त मिल गया। उन्हें ले शेफरे पर शक तो था, पर तुम्हारी पूरी योजना मेरे ज़रिए ही उन तक पहुंची थी। कसीनो में मुझे आदेश दिया गया था कि मैं तुम्हारे पीछे न खड़ी रहूं और ये भी पक्का करूं कि मैथ्यूस और लीटर भी तुम्हारे पास ना हो। इसी वजह से वह हमलावर तुम्हें लगभग गोली मारने ही वाला था। उसके बाद मुझे अपने अपहरण का नाटक करना पड़ा। तुम्हें शायद हैरानी हुई होगी कि नाइट क्लब में पकड़े जाने के बाद भी मैं इतनी शांत क्यों थी। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए काम कर रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ले शेफरे ने तुम्हारे साथ कितनी बेरहमी की है तो मैं टूट गई। भले ही वो अपनी ही पार्टी का गद्दार निकला, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं ये सब अब और नहीं झेल सकती। उस समय तक मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो चुका था। वे चाहते थे कि जब तुम अस्पताल में ठीक हो रहे हो तब मैं तुमसे और राज उगलवाऊँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। पेरिस से मुझ पर नज़र रखी जा रही थी। मुझे दिन में 2 बार उस इनवैलिड वाले नंबर पर फ़ोन करके रिपोर्ट देनी पड़ती थी। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया और आखिर में उन्होंने मुझ पर से अपना हाथ खींच लिया। मुझे पता था कि अब पोलैंड में मेरे प्रेमी को मार दिया जाएगा। शायद उन्हें डर था कि मैं उनके राज खोल दूंगी। इसलिए मुझे आखिरी चेतावनी मिली कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो स्मर्श यानी रूसी हत्यारा गिरोह मुझे ख़त्म कर देगा। मैंने उसकी मैंने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। फिर जब मैंने उस काली पट्टी वाले आदमी को देखा तो मैं समझ गई कि वो मेरी जासूसी कर रहा है। ये हमारे यहाँ आने से एक दिन पहले की बात है। मुझे लगा था कि मैं उससे बच निकलूंगी। मैंने सोचा था कि हम साथ रहेंगे और यहाँ से भागकर दक्षिण अमेरिका चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद थी कि मुझे तुम्हारा बच्चा होगा और हम कहीं दूर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, पर वे हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। उनसे बच पाना नामुमकिन है। मुझे पता था कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो हमारा प्यार उसी पल ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। या तो मैं स्मर्श के हाथों अपने और तुम्हारे मारे जाने का इंतज़ार करूं, या फिर खुद अपनी जान दे दूं। मेरे प्यारे जेम्स, अब तो मुझे खुद को प्यार करने से नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारी यादें अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन पेरिस का वह नंबर इनवैलिड्स 55200 था। लंदन में मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। सारा काम चारिंग क्रॉस प्लेस की एक छोटी सी अखबार की दुकान के पते से होता था।
तुम्हें याद है हमारे पहले डिनर पर तुमने उस आदमी की बात की थी जिसने गद्दारी की सज़ा मिली थी? उसने कहा था, मैं दुनिया के तूफ़ानों में बह गया था। मेरा भी यही बहाना है। और उस इंसान के लिए मेरा प्यार जिसकी जान बचाने की मैंने कोशिश की थी। अब काफ़ी रात हो गई और मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम मुझसे बस 2 दरवाजे दूर। मेरा मन कहता है कि तुम मुझे बचा सकते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफ़रत और दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अलविदा मेरी जान, तुम्हारी वी। बॉन्ड ने खत को नीचे फेंक दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ गंदे हो गए, इसलिए उसने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा। अचानक उसने गुस्से और हताशा में अपने सिर पर अपनी मुट्ठियां मारी और खड़ा हो गया। एक पल के लिए उसने शांत समंदर की तरफ देखा, फिर उसके मुंह से एक जोरदार गाली निकली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें उसने तुरंत पहुंच लिया। उसने शर्ट और पैंट पहनी और पत्थर जैसा सख्त चेहरा बनाकर नीचे गया। वो खुद को टेलीफोन बूथ में बंद कर उसे उसे लंदन फ़ोन मिलाया। लंदन बात करने के इंतज़ार में उसने वेस्पर के खत में लिखी बातों पर ठंडे दिमाग से गौर किया। अब सब कुछ साफ था। पिछले 4 हफ्तों की वह छोटी छोटी बातें और शक, जिन्हें उसका दिल महसूस तो कर रहा था पर उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था, अब बिल्कुल साफ हो चुके थे। हर सवाल का जवाब उसे मिल चुका था। अब बॉन्ड की नज़र में वेस्पर एक प्रेमिका नहीं बल्कि सिर्फ एक जासूस थी। उसका प्यार और उसका दुख अब उसके मन के किसी गहरे कोने में दब गए थे। शायद भविष्य में कभी वो इन यादों को फिर से टटोले, लेकिन फिलहाल उसने अपनी सारी कड़वाहट और भावनाओं को एक तरफ रख दिया था। अब वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, उसका विश्वासघात। वेस्पर ने अपने देश और अपनी सेना को धोखा दिया था। एक पेशेवर जासूस के तौर पर बॉन्ड ये सोचकर परेशान था कि इस धोखे से कितना नुकसान हुआ होगा। कितने राज दुश्मन को पता चल गए होंगे, कितने कोड्स तोड़ दिए गए होंगे, खुफिया विभाग के कितने सीक्रेट्स लीक हो गए होंगे। ये सब बहुत भयानक था। इस भारी नुकसान की भरपाई कैसे होगी, भगवान ही जाने। बॉन्ड ने गुस्से में अपने दांत पीसे। अचानक उसे अपने दोस्त मैथिस की कही बातें याद आई। मैथिस ने कहा था कि आसपास बहुत से खतरनाक दुश्मन घूम रहे हैं। उसने स्मर्श के बारे में भी चेतावनी दी थी कि वे किसी को भी मार सकते हैं। मैथिस की बात कितनी जल्दी सच साबित हो गई थी और बॉन्ड की अपनी दलीलें कितनी खोखली निकली। बॉन्ड को जब अब एहसास हुआ कि ले शिफ्रे ने उसके बारे में जो कहा था वो बिल्कुल सच था। बॉन्ड सालों से जासूसी के खेल को किसी बच्चों के खेल की तरह बहादुरी दिखाकर खेल रहा था, जबकि असली दुश्मन बड़ी बेरहमी और शांति से ठीक उसके बगल में बैठकर अपना काम कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने वेस्पर का चेहरा आ गया। उसने सोचा कि वेस्पर कितनी आसानी से ऑफिस की फाइलों को ट्रे में रखकर इधर उधर ले जाती होगी और दुश्मनों को खुफिया जानकारी पहुंचाती होगी, जबकि वो खुद को एक बड़ा सीक्रेट एजेंट समझता था और दुनिया भर में घूमकर जासूसी के रोमांचक खेल खेल रहा था। ये सोचकर उसे इतनी शर्म आई कि उसके शरीर से पसीना छूट गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। खैर, अब भी देर नहीं हुई थी। बॉन्ड को अब अपनी ज़िंदगी का एक साफ मकसद मिल गया था। वह स्मर्श नाम के उस संगठन को जड़ से ख़त्म कर देगा। वो समझ गया था कि स्मर्श के बिना रूस की खुफिया एजेंसी भी बाकी साधारण एजेंसियों जैसी ही रह जाएगी। स्मर्श ही वो डर था जिसकी वजह से उनके जासूस काम करते थे। स्मर्श का एक ही नियम था, या तो वफादार रहो और अच्छी जासूसी करो, या फिर मारे जाने के लिए खड़े रहो, तैयार रहो। वहाँ गलती की सज़ा सिर्फ मौत थी। रूसी सेना का भी यही हाल था। वहाँ सारा काम डर के दम पर होता था। उनके सैनिकों के लिए पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना हमेशा ज़्यादा सुरक्षित था। दुश्मन पर हमला करने में तो शायद गोली चूक जाए, लेकिन अगर कोई सैनिक पीछे हटता, अपनी जान बचाता या गद्दारी करता, तो उसके अपने ही लोगों से गोली मारने में कभी चूक नहीं करते थे। पर अब बॉन्ड ने फैसला कर लिया था कि वह इन छोटे प्यादों को छोड़कर उस हाथ पर हमला करेगा जो ये चाबुक और बंदूक थामे हुए था। जासूसी करने और जासूसों को पकड़ने का काम तो दूसरे अफसरों के लिए छोड़ा जा सकता था। बॉन्ड अब उस बड़े खतरे यानी स्मर्श का पीछा करेगा जो लोगों को जासूसी करने और अपनों को धोखा देने के लिए मजबूर करता था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी और बॉन्ड ने झट से रिसीवर उठा लिया। वो द लिंक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। ये लंदन में बैठा एक ऐसा अधिकारी था जिसे वो विदेश से सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी की स्थिति में फ़ोन कर सकता था। मैं 007 बोल रहा हूँ। ये एक खुली लाइन है, मामला बहुत गंभीर है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस खबर को तुरंत आगे पहुंचाइए। एजेंट 3030 यानी वेस्पर एक डबल एजेंट थी जो रूसियों के लिए काम कर रही थी। दूसरी तरफ से कुछ पूछा गया तो बॉन्ड ने बेहद कड़वाहट और गुस्से के साथ जवाब दिया, हाँ, धिक्कार है। मैंने कहा कि वो एक जासूस थी। वो कुतिया मर चुकी है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, कसिनो रॉयल को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जेम्स बॉन्ड के किसी और नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।